प्यारे बच्चों नमस्कार। 11वीं कक्षा के फिजिक्स के चैप्टर मात्रक और मापन के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने डायमेंशनल इक्वेशंस यानी विमीय समीकरणों के उपयोग के बारे में पढ़ा था कि इसके कौन कौन से उपयोग होते हैं। तो जस्ट एक मिनट में मैं रिवाइज कर देता हूँ कि विमीय समीकरणों को हम भौतिक संबंध जो है या कोई भी फार्मूला जो है उसकी एक्यूरेसी यानी उसकी संशुद्धि या यथार्थता को जांचने में प्रयोग करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी फार्मूला जो है वो करेक्ट है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम डायमेंशनल इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। और ये हम डिटेल से पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी हम कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि भौतिक राशियों के बीच में संबंध किस तरह से ज्ञात करते हैं, यानी कोई नई फिजिकल रिलेशन है, कोई भौतिक राशियों के बीच का संबंध जो है वो किस तरह से हम ड्राइव कर सकते हैं। एक किस्म से हम किस तरह से फार्मूला जो है ड्राइव कर सकते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इस पर आधारित संख्यात्मक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स करेंगे। और तीसरा जो है भौतिक राशि के परिणाम को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलने के लिए, यानी एक सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर कोई हमें परिणाम दे रखा किसी भौतिक राशि का, उसको दूसरी मात्रक पद्धति में दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हमें चेंज करना है। जैसे मान लिया हमें सीजीएस में कोई परिणाम दे रखा है, उसको हम केस में अगर चेंज करना हो तो हम डायमेंशनल इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम ध्यान देते हैं इस लेक्चर पे। ओके, कि हमें अगर पता हो कि कोई भौतिक राशि ए जो है वो किन किन राशियों के बीच में किन किन भौतिक राशियों पर डिपेंड करती है, तो अगर इतना पता लग जाए तो हम डायमेंशंस की हेल्प से ए का जो है वो फार्मूला हम ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो आइए मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। अब देखिए कि यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें आपको एक सरल लोलक दिया हुआ है, एक सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है। क्या है ये? सिंपल पेंडुलम। जिसको हिंदी में सरल लोलक कहते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर ये सिंपल पेंडुलम होता क्या है कि एक धातु के यहाँ पर एक छोटी गोली होती है जो कंचे आप खेलते हो, बस लगभग उसी साइज की, और एक इसके साथ धागा बंधा हुआ होता है। ठीक, इसको हम ऊपर किसी रिग्ड सपोर्ट के साथ बांध देते हैं, एक सख्त किसी चीज के साथ बांध देते हैं। तो अब देखिए कि अगर आप इसको एक साइड में ले जाकर के छोड़ देंगे, मान लीजिए हम यहाँ पर ले जाकर के इसको छोड़ देते हैं, तो ये इस तरह से दोलन करता है। इस तरह से ये यहाँ तक आ जाएगा। ओके, इसमें ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह से ये दोलन गति करेगा। ठीक, तो अब ये कहता है कि इसका जो दोलन काल है, दोलन काल का मतलब जो टाइम पीरियड है, मान लीजिए यहाँ से चला, वापस पोजीशन ए तक गया, फिर इधर आया, फिर वापस उसी पोजीशन पे आया, तो अपने मूल पोजीशन पर एक चक्कर पूरा करने के बाद आने में जो समय लगा है उसको इसका आवर्तकाल या टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक, दोलन काल या आवर्तकाल या टाइम पीरियड को कुछ भी कह सकते हैं। इसको टाइम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। अब ये कहता है कि ये जो दोलन काल है, एक चक्कर पूरा करने में लगा जो समय है, वो किस किस पर डिपेंड करता है। एक तो इसकी लंबाई, यानी जो धागे की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, ये इसकी लंबाई कहलाती है। और इसका बॉब का जो द्रव्यमान है वो अभी कहता है कि टाइम पीरियड जो है किस किस पे डिपेंड करता है। ये एल पर डिपेंड कर सकता है, इसके द्रव्यमान पर डिपेंड कर सकता है, और टी जो है वो
गुरुत्वीय त्वरण है, क्योंकि ये गुरुत्वीय बल के अधीन काम करता है, क्योंकि जैसे इधर लेके आएंगे वापस कौन लेके आएगा, गुरुत्वीय बल ही तो लेके आएगा। तो गुरुत्वीय बल के अधीन काम करता है, तो इस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन किस तरह से डिपेंड करता है वो तो नहीं पता, इसलिए इसकी पावर ए, बी और सी लगा देते हैं। ओके, तो अगर इन तीनों को मैं कंबाइन करूँ, तीनों को मैं अगर कंबाइन करूँ तो क्या होगा, T इज प्रोपोर्शनल टू L पावर A, M पावर B और G पावर C। अब देखिए ये जो प्रोपोर्शनल का निशान है, अनुक्रमानुपाती का जो निशान है, इसको आप इक्वल में चेंज कर सकते हो, इसकी जगह क्या लगा सकते हो, इक्वल लगा सकते हो, लेकिन आपको एक स्थिरांक लगाना पड़ेगा। अगर अनुक्रमानुपाती या प्रोपोर्शनल को बराबर में चेंज करना चाहते हो तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, स्थिरांक लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसके कोई डायमेंशन नहीं है, ऐसा हम मान के चलते हैं। L पावर A, M पावर B, G पावर C। अब इतना होने के बाद हम इसकी डायमेंशनल इक्वेशन लिखेंगे। ओके, इधर टाइम पीरियड का टाइम का ही डायमेंशन लगेगा, के डायमेंशन लेस इसको छोड़ देते हैं। L लेंथ है, लेंथ की पावर A, M मास है तो M पावर B, G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसमें एक्सीलरेशन त्वरण वाला ही लगेगा, ये गुरुत्वीय त्वरण है, तो LT-2 होता है, इसका पावर C लग जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए M0, L0, T1, राइट हैंड साइड में देखिए कि M की पावर तो B होगी, L की पावर A, ये A तो यहाँ से होगी और C यहाँ से होगी, A प्लस C, और T की पावर -2C। समझ आ गया ना कि ये चीज़ कि M की पावर B है, L की पावर A तो यहाँ से होगी, इसको अलग अलग कर लेना पहले, L की पावर C और ये 2C। तो L की जैसे बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, A और C ये दोनों पावर जुड़ गई हैं, और T की पावर -2C। ओके, अब इनकी पावर्स को आप इक्वल रख दो, ठीक, और इसको समीकरण 1, 2, 3, इसको 4 का नाम दे दो, ठीक। तो यहाँ से M, L और T की घातों की तुलना करने पर, या घातांकों की, सीधा कर दो, घातांकों की तुलना करने पर, घातांकों की तुलना करने पर क्या आएगा आपके पास, B बराबर तो आएगा 0, A प्लस C बराबर आएगा 0, और -2C बराबर आएगा 1, तो C बराबर आ गया -1/2 यहाँ से, और ये C की वैल्यू उठा करके अगर यहाँ रखोगे तो A -1/2 बराबर 0, तो A बराबर आ गया 1/2। तो यहाँ से देखिए कि A की वैल्यू आपके पास आ गई, C की वैल्यू आपके पास आ गई, B की वैल्यू आपके पास आ गई। तो ये A, B और C की वैल्यू तीनों उठा करके आपने समीकरण 4 में रखनी है, ठीक। तो हम लिखेंगे कि यहाँ के बाद आपने इधर चलना है। अब A, B व C का मान 4 में रखने पर क्या होगा, देखिए कि T बराबर, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, L की पावर A, और A है 1/2, M की पावर B है 0, G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर है -1/2। तो इसको आप लिखोगे T इज इक्वल टू K इंटू M की पावर 0 है तो 1 हो गया, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होता है। ये L की पावर 1/2 है तो रूट लग जाएगा, और ये -1/2 है तो नीचे जाके रूट लग जाएगा, तो दोनों का रूट मैं इकट्ठा लगा देता हूँ। तो ये जो है टाइम पीरियड का हमारे पास सूत्र आ जाता है। ओके, और वास्तव में K का मान जो है यहाँ पर
2 पाई के बराबर होता है। अगर एक्सपेरिमेंटली हम मापे तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एल बाई जी। ठीक, तो इस तरह से यदि आपको ये पता हो कि एक फिजिकल क्वांटिटी, एक भौतिक राशि किन किन भौतिक राशियों पर डिपेंड करती है, तो आप डायमेंशंस के हेल्प से जो है क्या कर सकते हैं, उसका सूत्र ड्राइव कर सकते हैं। ओके, तो एक बार फिर से स्टेप्स बता देता हूँ। पहले तो आप ये छांट लीजिए कि भौतिक राशि किन किन पर डिपेंड करती है। ठीक, फिर उनका एक इकट्ठी इक्वेशन बना दीजिए, प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज कर लें। इक्वल में चेंज करने के बाद दोनों तरफ इनके डायमेंशन लिख दें। डायमेंशन लिखने के बाद, विमाएँ लिखने के बाद इनके घातांकों की तुलना कर लें, ए बी सी निकाल लें। ए बी सी निकालने के बाद वापस यहाँ पुट कर दें। पुट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, नया भौतिक राशियों के बीच का संबंध, यानी एक फार्मूला नया आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लगभग कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक उदाहरण और इसी टॉपिक पे करवा देता हूँ, और फिर आपकी बुक में जितने भी इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने सोल्व करने हैं, पहले सोल्व करने हैं फिर अनसोल्व करने हैं। ठीक, आगे देखिए इसी टॉपिक पे दूसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल t, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक g, पृथ्वी के द्रव्यमान m, वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या r पर निर्भर करता है। विमीय विश्लेषण विधि से t के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो देखिए चित्र के माध्यम से स्टेटमेंट समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। ओके, इसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ में एक उपग्रह जो है वो इसकी परिक्रमा कर रहा है। ठीक, अब परिक्रमा जो है ये एक पूरा चक्कर करने में, एक चक्कर पूरा करने में जो समय लेता है वो t है। ओके, अब ये कहता है कि ये t जो है वो किस किस पे डिपेंड करता है। एक तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उस पर डिपेंड करता है। एक स्थिरांक होता है जो हर जगह पर उसकी वैल्यू समान रहती है। दूसरा, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है m, इसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तीसरी चीज इसने बताई है कि जो वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या है, रेडियस जो है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक, तो अब आपको ये पता लग गया कि t किस किस पर निर्भर करता है। तो अब आप विमीय विश्लेषण की सहायता से आपने t का सूत्र जो है वो व्युत्पन्न करना है, वो ड्राइव करना है। तो मैं लगा देता हूँ, इनकी पावर लगा देता हूँ a b c, क्योंकि अभी हमें ये तो पता लग गया कि t किस किस पर डिपेंड करता है, ये नहीं पता लगा कि किस तरह से डिपेंड करता है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि t इज प्रोपोर्शनल टू g पावर a, m पावर b, r पावर c, या t बराबर है, यहाँ पर प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करेंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे, g पावर a, m पावर b, r पावर c। ओके, अब देखिए कि दोनों तरफ वो लिख दीजिए विमीय समीकरण। विमीय समीकरण लिखने पर t का तो होगा, t के डायमेंशन लेस है, इसकी विमाएँ नहीं है। g के लिए जो है, अब देखिए कि g का जो विमीय सूत्र है वो m-1 L3t-2 है। इसकी पावर a लगा दीजिए। m क्योंकि द्रव्यमान है, द्रव्यमान का सूत्र होता है m पावर b, r रेडियस त्रिज्या है तो इसके लिए l वाला लगेगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए कि m0 L0 t1, और यहाँ से m की पावर देखिए -a गुना a हो जाएगी, और प्लस में b है। ठीक, और l की पावर 3 गुना a, 3a, और प्लस में c है, और t की पावर -2a, और कहीं t नहीं है। ठीक, अब घातांकों की तुलना करने पर ये आपने लिखना है यहाँ पर
घातांकों की तुलना करने पर क्या आएगा कि m की पावर को m की पावर के बराबर रखना है, माइनस a प्लस b को आपने 0 रखना है, 3a प्लस c, l की पावर को l की पावर के बराबर यानी ये 0 के बराबर हो जाएगा, t की पावर को t की पावर के बराबर, माइनस 2a बराबर 1। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा माइनस 1/2। अभी a की वैल्यू यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अब a की वैल्यू यहाँ रखो तो b की वैल्यू आएगी माइनस 1/2। ओके, तो अब a, b और c की वैल्यू आपके पास आ गई है, ये उठा करके आपने समीकरण 1 में रख देनी है। तो देखिए t बराबर क्या आ जाएगा, कुछ कांस्टेंट आएगा, g की पावर a है यानी माइनस 1/2 है, m की पावर b भी माइनस 1/2 है। ओके, और r की पावर 3, तो r की पावर 3/2 ठीक। तो यहाँ से t बराबर मैं कह सकता हूँ कि सम कांस्टेंट इनटू, देखिए जो पॉजिटिव पावर मैं उसको ऊपर रख लेता हूँ, नेगेटिव पावर वाला g और m नीचे ले जाता हूँ, इधर इसका रूट लगेगा, इधर 3 पावर करके रूट लगेगा, सभी का रूट इकट्ठा कर देता हूँ, इसकी पावर 3 लगा देता हूँ, इसकी पावर 3/2 होगी, 1/2 ठीक, नीचे है तो माइनस का 1/2। और यहाँ पर k की वैल्यू क्या है, 2 पाई है, तो t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर द रूट r³/gm। अब देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान से देखिए कि जो स्थिरांक हम ले रहे हैं उसकी वैल्यू हर एक में 2 पाई नहीं होती है, तो बाई चांस मैंने दो न्यूमेरिकल समझाए, दोनों में 2 पाई आई है, तो यहाँ पर आपने हर एक में 2 पाई नहीं करनी है, अलग अलग आती है वैल्यूज ठीक। ये तो एक्सपेरिमेंट से निकले, बाकी डायमेंशन से आप इतना फार्मूला निकाल सकते हो। तो ये एक उपग्रह द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में जो समय लगता है उसका सूत्र आ जाता है आपके पास ठीक। तो प्यारे बच्चों, इससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में हैं, पीछे एक्सरसाइजेज में दे रखे हैं, वो आप ज़रूर सॉल्व करें, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में इतना ही, और अगले लेक्चर में हम किसी भौतिक राशि के परिणाम को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट यानी एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना सीखेंगे और उस पर आधारित संख्यात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।